हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी प्राचीन भारत की रामचरण शर्मा की बुक से एमसीक्यू फॉर्म में। तो उसका पार्ट नंबर ये 7 होगा, ठीक है। इससे पहले हम 6 पार्ट लगा चुके हैं। अगर किसी ने ना देखे हों तो प्राचीन भारत के नाम से एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें 6 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये पार्ट नंबर 7 होगा और 7 में हम देखेंगे मौर्य काल को, ठीक है। 250 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 270 क्वेश्चन है जो A1 क्वालिटी के हैं, ठीक फ्रेंड्स। यूपीएससी से लेकर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एसएससी, एमटीएस वगैरह में कई बार पूछे गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते थे और जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक फ्रेंड्स, वो सब इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे मौर्य काल से, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुआ था, तो कौन से सन में पैदा हुआ था? ये 340 ईस्वी में, ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक फ्रेंड्स। 330 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य, ठीक फ्रेंड्स, कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? ठीक फ्रेंड्स, कौन सा मतलब कौन सी बात हो गई थी जिसमें वाद विवाद हो गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, ठीक फ्रेंड्स। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था बृहदत्त, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ, जो अब डैश में है, तो पाटलिपुत्र पड़ता है बिहार में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ठीक है। इनके दरबार में थे चाणक्य कह लो, या विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य। ये 3 नाम एक ही बंदे के हैं, याद रखना। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे, तो ये थे जैन धर्म के, ठीक है। ये जैन धर्म को सपोर्ट करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस में यहाँ से ऐसे बनाया है कि ऐसा कौन सा सच्चा मुनि था जिसने जैन धर्म को अपनाकर अपना प्राण त्याग दिए थे श्रवण बेलगोला में? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। उसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक फ्रेंड्स। जैन धर्म को अपनाकर अपने प्राण मतलब उपासना या फिर संलग्ना कहते हैं, ठीक है। उस विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। और ये श्रवण बेलगोला पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। इतनी बात याद रखना। आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्या कहता है? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा, ठीक है, किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक था, तो उसने सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। आगे देखिए, किसके शासनकाल में डाईमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। आगे देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में मिलता है? तो ये अशोक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय किसका नाम था? तो ये अशोक का नाम है अभिलेखों में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये मैंने बताया ना, श्रवण बेलगोला में अभी बताया ऊपर, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, देवनाम प्रिय, ठीक फ्रेंड्स, देवनाम प्रिय अशोक का नाम है, ठीक फ्रेंड्स। ये अभिलेखों में मिलता, ठीक फ्रेंड्स, ये देवनाम प्रिय अशोक का नाम मिलता है अभिलेखों में, ठीक फ्रेंड्स। याद रखना, कई बार पूछा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन होता था? ठीक है, तो स्थानिक होता था जिला प्रशासन का अधिकारी वगैरह। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस बरस पराजित किया था? तो ये 305 ईस्वी में पराजित किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, शिलालेखों में राजा को देवनाम प्रिय, ठीक है, ये देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। ये एसएससी का पालतू क्वेश्चन था, ठीक फ्रेंड्स, और यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो ये मैगनस था, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। आगे देखिए, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, ठीक है। जो 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं ना A1 क्वालिटी के डीप में, ठीक है। तो उसका पहली वीडियो थी, तो उसमें मैंने इसके बारे में कहानी सुनाई थी। आगे चलिए, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त किस वंश से संबंधित था या फिर किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का था। आगे देखिए, सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगान का शासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा
को हराया था? फ्रेंड्स किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त सेल्यूकस को किसने हराया था? ये चंद्रगुप्त ने हराया था। फ्रेंड्स 2 बार आ गया है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं थोड़ा डीप लेवल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ये है कहाँ है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कहता है प्लूटार्क। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये प्लूटार्क ने कहा था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। फ्रेंड्स आगे देखिए, प्राचीन भारत का वह सिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये मैंने बता दिया, ये अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो ये अशोक ने अपने अनुयायी भेजे थे कहाँ पर? नेपाल में, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा मिलती है? तो ये मुद्रा राक्षस में मिलती है। आगे देखिए, प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे देखिए, यूनानी लेखक फ्रेंड यूनानी रोमन साहित्य में सेंटोकोटस का समीकरण किससे? फ्रेंड यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि यूनानी रोमन साहित्य में सेंटोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। फ्रेंड विलियम जोन्स ने सेंटोकोटस के से कंपेयर किया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। फ्रेंड्स आगे देखिए, मौर्य राजवंश की राजधानी थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। फ्रेंड्स जो कि पटना में पड़ती थी। आगे देखिए, स्तूप में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? मौर्य राजवंश ने कराया था। आगे देखिए, चाणक्य को डैश नाम से जाना जाता था? ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स ये तीनों नाम एक ही बंदे के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के शामिल होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा चलाया जाता था। इसमें कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे इस समिति में। आगे देखिए, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसने सेंटोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर को महान भेंट का उल्लेख किया है? तो ये किया था जस्टिन ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, श्रवण बेलगोला संबंध है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू में ही बता दिया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? तो ये दी है बिंदुसार को। फ्रेंड्स बिंदुसार है, देख लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस में ब्रसल कहा गया? तो ये कहा गया मुद्रा राक्षस में। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बुक। आगे देखिए, यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के। फ्रेंड्स ये आया था बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस। आगे देखिए, सेंटोकोटस। सेंटोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये बता दिया है, विलियम जोन्स ने की थी। आगे देखिए, वह यूनानी लेखक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ का शासन कर रहा था? तो ये सीरिया का राजा था या फिर सीरिया पर शासन कर रहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गिरनार क्षेत्र में मतलब जल संसाधन बढ़ाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कदम उठाए होंगे। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था? तो ये लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो ये था भद्रभाव। फ्रेंड्स आगे देखिए, अर्थशास्त्र की रचना ये कौटिल्य ने की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम के लिए सीधा फैक्ट के रूप में पूछते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, ईस्वी सन पूर्व में कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की ओर ध्यान दिया था? तो अभी मैंने बताया ना, तो ये दिया था 2 और 3, यानी कि अशोक ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये PVCS में पूछ लेता है कि इलाहाबाद के अभिलेख किससे संबंध है? तो ये समुद्रगुप्त से। फ्रेंड्स और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका निर्माण देवनाम प्रियदर्शी होता है? फ्रेंड्स देवनाम प्रियदर्शी, तो ये था अशोक का। फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, देखिए कितनी बार आ चुका है। आगे देखिए, 52वां नंबर क्या कहता है?
किसके फ्रेंड किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन है? तो ये विशाखदत्त फ्रेंड विशाखदत्त का ग्रंथ है। आगे देखिए, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये तक्षशिला था फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी मापतोल का प्रभारी था? तो ये था पोतावाध्यक्ष फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में कई बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। आगे देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जो पूरे भारत को एक ही झंडे के नीचे लाया था ये। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका फ्रेंड्स। इस पुस्तक में भारत को 7 वर्गों में बांटा गया है। आगे देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया? तो 7 फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य नगर के प्रशासन और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं? तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है फ्रेंड, ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी देती है। आगे देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था, तो वो कौन था? तो वो था रुद्रदमन फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। एक सेकेंड फ्रेंड, गिरनार क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर फ्रेंड, गिरनार क्षेत्र की, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य फ्रेंड। ऊपर भी ये दो बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ भी घुमा के पूछा है। आगे देखिए, विशाखदत्त की विशाखदत्त की पुस्तक भारतीय नाटक पर आधारित मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है फ्रेंड्स? तो बताइए इसका विषय वस्तु क्या है फ्रेंड्स? अब दिखाई दे रहा होगा, तो बताइए। यहाँ विशाखदत्त, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो ये विशाखदत्त की है फ्रेंड। यूपीपीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछ लेता है फ्रेंड्स, याद रखना। बट यहाँ पूछा विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इस पुस्तक में बताया गया है ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार दूरभाषियों के बारे में फ्रेंड्स। इस पुस्तक के बारे में ये बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्संधियों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक में फ्रेंड। चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था तो उसमें दुर्संधियों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता हैं विशाखदत्त फ्रेंड्स। ये देख लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे बैस पीयूष गुप्त फ्रेंड्स। आगे देखिए, इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बुक फ्रेंड्स। हमारे देश का इतिहास जानने के लिए आज भी ये A1 क्वालिटी का स्रोत मानी जाती है। आगे देखिए, मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था? तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्य में सप्तांग सिद्धांत का अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये था मित्र फ्रेंड्स। आगे देखिए, पंकोद कस निरादे फ्रेंड, पंकोद कद निसरादे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था फ्रेंड। तो ये कौन सा जुर्माना था? तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर फ्रेंड, जो सड़क पर कीचड़ वगैरह फैलाता था उस पर जुर्माना लगता था। ये पंकोद कसी राधे फ्रेंड, ये टैक्स था सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले से लिया जाता था ये फ्रेंड। ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना हो। ये ऊपर वाला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये अग्रहारी फ्रेंड। आगे देखिए, मौर्य शासन फ्रेंड, मौर्य शासन में सिक्के डालने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग होता था? ये ताम्र और कांस्य फ्रेंड। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे फ्रेंड। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 फ्रेंड। एक तो हो जाएगा धार्मीय फ्रेंड, धर्मस्थीय और कंटक शोधन फ्रेंड, तो ये न्यायालय थे। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी अरब सागर तक विस्तृत का प्रथम साम्राज्य कौन था? तो ये था मौर्य फ्रेंड्स। आगे देखिए, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा चलती थी? तो ये पण फ्रेंड, ये पण चलता था। ये पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में कौन सी करेंसी चलती थी? तो उस करेंसी का नाम था पण। आगे देखिए, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया,
ठीक है। सेल्यूकस नेगेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान को हासिल किया, किस स्थान का शासक था? तो ये था सीरिया और बेबीलोन का। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया था, ठीक है, तो ये गलत है, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन नहीं बुलाया था, ठीक है। आगे देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ये विष्णुगुप्त था, कई बार बता दिया। आगे देखिए, मौर्य, ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जाता था? तो ये किया जाता था जोगड़ से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये रुमनदेही, ठीक है ना, ये रुमनदेही से मिले हैं, देख लीजिए। आगे देखिए, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त को दिमाग वगैरह कौन देता था? तो ये देते थे चाणक्य, ठीक है, इसलिए इनका शासन ज़्यादा दिनों तक टिक पाया। आगे देखिए, 80वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों नामों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, 81 नंबर क्या कहता है? ठीक है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। आगे देखिए, पुस्तक में उल्लेखित धर्मशास्त्र के लेखकों के नाम में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम क्या है? तो ये विष्णुगुप्त है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, बट आंसर वही है। आगे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, तो ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो ये बिंदुसार बैठा था। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त को क्या कहते थे? इसको कहते थे सेंट्रोकोटस यानी कि पहले का दूसरा। बिंदुसार को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे अमित्रघात यानी कि बी का तीसरा। और अशोक को कहते थे देवनाम प्रिय, ठीक है, या प्रियदर्शी, तो ये तीसरे का पहला। और चाणक्य को कहते थे विष्णुगुप्त यानी कि चौथे का चौथा, यानी कि 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 फ्रेंड्स, 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित थे? तो ये थे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, ठीक है, ये सारे थे इनकी सेना में भर्ती, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यहाँ को पूछने की कोशिश कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो न्यूनतम जानकारी मिलती है व्यापारिक मार्ग की, ठीक है। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो ये बिंदुसार था। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। आगे देखिए, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संख्या थी, तो इसको कहते थे लक्षणाध्यक्ष, ठीक है, ये सिक्कों का अधिकारी होता था। आगे देखिए, मौर्य प्रशासन में नापतोल का अध्यक्ष, तो ये पोताध्यक्ष होता था, ये कई बार बता दिया है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ स्तूप बनवाए थे? तो ये सांची के स्तूप को, ठीक है, सांची के स्तूप सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक क्या था? तो ये सिक्कों का परीक्षक था, रूपदेवक, ठीक है, ये सिक्कों का परीक्षक था। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य में पश्चिमी भारत में कौन सा बंदरगाह था? तो ये था भरूकच, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्मा लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले ब्राही लिपि को, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों को भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखिए, ब्राही लिपि का प्रथम उद्दचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो ये स्तंभों पर, ठीक है। आगे देखिए, सार्थवाह किसे कहते हैं? ठीक है, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो ये व्यापारियों के काफिले को कहते थे सार्थवाह। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र निम्नलिखित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित या निम्नलिखित संस्था शब्द किससे संबंधित था? तो ये बताइए किससे था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर विभाग होता था ये। आगे देखिए, राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन का उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र में, ठीक है, क्योंकि जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है तो ये राजनीति के ऊपर लिखी गई है, राजतंत्र के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए,
ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। सबसे पहले गणतंत्र मुक्त व्यवस्था वैशाली में उत्पन्न हुई थी। आगे देखिए, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनीसस। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डायोनीसस किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये शिव को निर्दिष्ट करता है। आगे देखिए, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पर है, तो ये पाटलिपुत्र में था बुलंदी बाग। आगे देखिए, मौर्यन परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो ये समाहर्ता। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। फ्रेंड्स, मौर्यकालीन में जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनको कहते थे समाहर्ता। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित या निम्न पुस्तक मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करती है, तो ये इंडिका है मेगास्थनीज की। फ्रेंड्स, आगे देखिए, मौर्य युग में अवंती पद क्या था? तो ये था पश्चिम की ओर जाने का रास्ता। पश्चिमी रास्ता। आगे देखिए, मौर्य काल में भाग क्या था? तो ये भूमिकर था। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हरप्रसाद शास्त्री ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए, अर्थशास्त्र को कितने पदाधिकारियों का उल्लेख है? तो ये 18। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों या पद अधिकारियों का उल्लेख है? तो ये 18। आगे देखिए, पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में मिले? तो ये प्राकृतिक भाषा में मिले। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो ये तीसरा लघु स्तंभ को रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर देशों के साथ राजन संबंध रखते थे? तो ये मौर्य काल के थे। फ्रेंड्स, जो इन मौर्य काल के व्यापारी वगैरह थे, तो वो सीरिया के व्यापारी वगैरह या फिर इस देश के साथ भी संबंध रखते थे। फ्रेंड्स, आगे देखिए, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी, तो ये समाहर्ता होता था। देख लीजिए कितनी बार पूछा, ये घुमा फिरा के। फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब कलर चेंज किया है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये थी खरोष्टी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अनुष्ठान था? तो ये था, बताइए कौन था? तो ये हो जाएगा तोसली। फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो ये समाहर्ता को। देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया घुमा के। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखिए, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे देखिए, मौर्यकाल। मौर्यकाल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो ये था खान पर। कान पर था। यहाँ पूछा जा रहा है मौर्यकाल में निम्नलिखित विषय पर सिर्फ राज्य का अधिकार किस पर था? तो ये खान पर सिर्फ राजाओं का अधिकार था। आगे देखिए, अदेव मात्रक भूमि। अदेव मात्रक भूमि क्या थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह भूमि जिससे बिना वर्षा से अच्छी खेती हो सके। अदेव मात्रक भूमि होती थी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती की जा सके या हो सके। आगे देखिए, राजकू। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजकू कौन थे? तो ये हो जाएगा मौर्य प्रशासन के अधिकारी को राजकू कहते थे। आगे देखिए, दौड़ एक माप था। दौड़ एक क्या माप था? अनाज के लिए। दौड़ एक माप था, तो अनाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा परित्यक्त की पत्नी के लिए विवाह अनुच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये पंचमार्क सिक्के थे। आगे देखिए, मौर्यकाल में भूकर जो कि आय का मुख्य स्रोत होता था किस अधिकारी द्वारा इकट्ठा किया जाता था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये था सीताध्यक्ष। ये देख लीजिए, यहाँ पर भूमिकर जो इकट्ठा करता था उसको सीताकर कहते थे। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता। यहाँ लिखा हुआ है यह देश के उस समय में आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कथन गलत है। आगे देखिए मौर्य काल में। ठीक फ्रेंड्स, मौर्य काल में पशु की हत्या पर रोक लगाई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए कृपाषण किसके प्रयोग में किया जाता था? तो वस्तुओं खरीदने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, याद हो जाएगा कृपाषण। ठीक फ्रेंड्स, कृपाषण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वस्तु के खरीदने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, मौर्यकालीन के दुर्भिक्ष काल के में राहत के लिए कष्टकारों अस्तित्व का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है टैगोरा पट्ट अभिलेख से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 130 नंबर क्या कहता है? बुद्धकालीन ग्रंथों में बुद्ध काल को कितने महानगरों में उल्लेखित था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जैन ग्रंथों में निम्नलिखित संप्रति को द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती थी? तो ये हो जाएगा उज्जैन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सोपरा कहाँ है? तो ये सोपरा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मौर्य प्रशासन में सन्निदाता किससे संबंधित था? तो कोष की देखभाल करने वाला सन्निदाता कहलाता था। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मौर्य काल में कौन सा भूमि कर था? प्रमुख भूमि कर था? तो ये था भाग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सुपारक बंदरगाह था तो कहाँ पर था? ये सुपारक बंदरगाह पड़ता था अमप्रांत में। ठीक फ्रेंड्स, अपरांत में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो ये असफ घोष, नागार्जुन और वासुमित्र। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भूमि छिद्र न्याय क्या था? भूमि छिद्र न्याय क्या था? तो भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार को भूमि छिद्र न्याय कहते थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये थी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक फ्रेंड, मेगास्थनीज की इंडिका देख लीजिए। आगे देखिए आधुनिक देवनागरी की लिपि का प्राचीन रूप है? तो ये ब्राह्मी है। ठीक फ्रेंड्स, ब्राह्मी अभिलेख। आगे देखिए दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था? तो ये अजंता को पाटलिपुत्र से जोड़ता था। ठीक फ्रेंड, ये अजंता को पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अर्थशास्त्र में खानों का अध्यक्ष कौन था या फिर क्या कहलाता था? तो उसको कहते थे अकाराध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए मौर्य प्रशासन में पिडंजर। ठीक है, मौर्य शासन काल में पिंडकर एक प्रकार का कर था? तो ये पिंडकर था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पूछ रहे हैं मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर था? तो एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। ठीक है, एक गांव से जो संग्रहित रूप से इकट्ठा किया जाता था कर, तो उसको पिंड कर कहते थे। ठीक है, पिंड माने होता है गांव और कर माने होता है टैक्स। ठीक है, आगे देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार सीता वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सीता भूमि से क्या अभिप्राय था? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहते थे। आगे देखिए 144वां नंबर क्या कहता है? कथन कारण वाला है। कथन क्या कहता है? मौर्यकालीन। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक कर पर भू अनुदान नहीं दिया? तो ये सही है। आगे देखिए कारण क्या कहता है? भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया? तो ये गलत है, यानी कि ये सही है, आर गलत है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सही है, आर गलत है। आगे देखिए नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण कौन सा है? तो ये है हाथी गुफा खारक का अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा का अभिलेख। आगे देखिए मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक प्रक्रिया लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, आगे देखिए 144 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भ नहीं किया था? तो ये नहीं किया था पिन्नली ने। ठीक है, पिन्नली ने नहीं किया था। आगे देखिए
कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो चलिए देखिए, तो इस समाहारता क्या था। तो चलिए देखिए समाहारता क्या था। तो ये था संग्राहक। ठीक है, तो ये संग्राहक था यानी कि पहले का दूसरा। सन्निधाता तो ये था कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष यानी कि दूसरे का पहला। नागरक, ठीक है, नागरक क्या था तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर नागरक हो जाएगा नगर मजिस्ट्रेट। और अक्षपाटलिक, अक्षपाटलिक क्या था तो ये केंद्रीय लेखाधिकारी था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2-1-3-4, 2-1-3-4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किन किन अभिलेखों में अकाल से निपटने का उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है सैगोरा का ताम्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, आगे देखिए, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी तो ये तक्षशिला में थी। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है। ये सन्नी समाहर्त्री कौन था तो ये राज्य सब इकट्ठा करता था। ठीक है, और ये सन्निधात्री कौन था तो ये कोषपाल था। आगे देखिए, संस्थाध्यक्ष तो ये था बाजार निरीक्षक। और अवंतरिका, ठीक है, तो ये था महलों के रक्षकों का प्रमुख। ठीक है, फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 2-3-4-1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 49वां नंबर देखिए, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान धार्मिक स्थल उथल पुथल का काल था। सही है। वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था तो ये भी सही है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदुसार के दरबार का राजदूत था तो ये डाइमेकस था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में अशोक विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी तो ये की थी मोगलीपुत्र तमिश ने। ठीक है, आगे देखिए, मौर्य काल में दंड विधान थे तो ये थे काफ़ी कठोर। ठीक है, कानून काफ़ी कठोर था यहाँ पर। आगे देखिए, अगला देखिए फ्रेंड, 53 नंबर क्या कहते हैं, तक्षशिला के जो द्वार थे फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि मौर्य काल में तक्षशिला के दरवाजे किसके लिए खुले थे यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कौन कौन एडमिशन ले सकता था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य के काल तक गंगा के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह था तो ये था ताम्रलिप्ति। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख के साथ। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है तो ये देखिए, तो अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था तो ये गलत है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक अंतियोकस। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंदुसार के दरबार में जो सीरिया का शासक था अंत्योकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर किसको भेजा गया था तो ये डाइमेकस को। ठीक है, आगे देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था तो ये अवंती। ठीक है, आगे देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था तो ये तक्षशिला भेजा था। इतना बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, 60वां नंबर देखिए क्या कहता है, बिंदुसार के काल में किस स्थान पर आत्मियों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट की शिकायत की गई थी तो सम्राट की शिकायत की गई थी तक्षशिला में। ठीक है, आगे देखिए, सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था तो ये अशोक ने कराया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है तो ये ब्राह्मण अभिलेख में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अब अशोक के अभिलेखों से मिलती है तो ये है
जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति। ठीक है, ये सारे विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सब की जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों में। आगे देखिए, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो ये थे तीस। ठीक है, 30 शासक थे ये। ठीक है, आगे देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है तो आप उसे अवॉइड करना। जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है उसे फोकस करना और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश था? तो ये मौर्य राजवंश। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आगे देखिए, कलिंग का युद्ध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आगे देखिए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे देखिए, अशोक। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये द्वितीय अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अशोक के जितने भी अभिलेख शिलालेख वगैरह हैं जहाँ से भी मिले हैं, कहाँ से, ठीक है, अशोक के जितने शिलालेख हैं जिस भी भाषा में कहाँ से मिले हैं, इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट, ठीक है, बना रखी है। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख, ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये माँ छत्रप, रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, यहाँ पर अभी अशोक का अभिलेख भी मिला है। आगे देखिए, सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले बिकुटन, ठीक है, बिकुटन किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सम्राट अशोक के राज देश में सबसे पहले डिसाइफर किसने किया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसी ने इसके अभिलेखों को पढ़ा था। आगे देखिए, कथन क्या कहता है? सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था और अपनी सेना को भंग कर दिया था। तो आगे देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक पश्चाताप होकर बौद्ध बन गया था। ठीक है, तो ये केवल कथन दो सत्य है। ठीक है, पहला गलत है। पहला क्या कहता है? अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था और सेना को भंग कर दिया था। तो सेना को भंग नहीं किया था। ठीक है, दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, जो बौद्ध बन गया था। आगे देखिए, ये यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन चल रहे हैं। रोमनदेही। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। रोमनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख अशोक के धम्म का स्पष्ट वर्णन देते हैं। तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रोमनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का स्पष्टीकरण वर्णन देते। तो ये दूसरा गलत, पहला गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? कि ये जो रोमनदेही वगैरह अभिलेख मिला है तो वो जूनागढ़ से, ठीक है, जूनागढ़ से बिलोंग करता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ये रोमनदेही अभिलेख में ना, सबसे पहली बात तो अशोक का जो धम्म मात्र है, ठीक है, तो ये धर्म के बारे में बताता है। तो यह अशोक का 13वां अभिलेख बताता है। ठीक है, ना कि रोमनदेही का अभिलेख। तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, निगली सागर अभिलेख अशोक द्वारा कोणगंगम स्तूप की यात्रा पर जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। तो दूसरा सही है। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड, इसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, इसको पहले करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ ये बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अब देखिए, रोमनदेही। ठीक है, रोमनदेही के जो स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्टीकरण वर्णन देते हैं। तो ये पहला सही है। ठीक है, पहला सही है। आगे देखिए, ठीक है, दूसरा क्या कहता है? निगली सागर अभिलेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथा अभिलेख किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है। तो ये दूसरा गलत है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, देखिए, तो यहाँ थे ना, ठीक है, तो ये गलत ही है पहला। ठीक है, दूसरा सही है। ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था ना, ये रोमनदेही वगैरह में, ठीक है, तो ये गलत है, दूसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, इसको पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक है, ये देख लीजिए आंसर, ओनली 2। ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा सही है। ठीक है, और ये रोमनदेही का अभिलेख वगैरह तो ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, उसका आंसर था 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर था। आगे देखिए, केवल 2। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम मिलता है? तो ये गुजरा का अभिलेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, गुजरा के नाम में
गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पर, तो अशोक का नाम क्या था, देवनाम प्रिय, यानी कि पहले का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा सिर्फ एक में है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर लेना। और बी का वन, यानी समुद्रगुप्त को क्या कहते थे, क्रमांक। ठीक फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त टू को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त को कहते थे क्रमादित्य। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आगे देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है, तो श्रीलंका में कोई अभिलेख नहीं मिला है। आगे देखिए, किस शिला, ठीक फ्रेंड्स, किस शिला राज्य देश में अशोक ने कलिंग के युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी, तो ये 13वां अभिलेख बताता है। ठीक फ्रेंड्स, 13वां अभिलेख बताता है कि जो कलिंग का युद्ध वगैरह हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, उसके बारे में जानकारी देता है। आगे देखिए, अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला चित्ररूप कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कंगनहल्ली। ठीक है, कंगनहल्ली से मिला है ये अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला चित्ररूप अभिलेख। ठीक है, कंगनहल्ली। आगे देखिए, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो ये अभी बताया ना, 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी। आगे देखिए, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख पर पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये था अभिलेख पहला। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बेसिस में कई बार पूछा जाता है कि पशुओं पर जो अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी, कौन से अभिलेख में मिलता है, तो ये अभिलेख पहला। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे देखिए, ठीक है, 182 नंबर कहता है मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो अशोक ने और दशरथ ने, यानी कि 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 ऑप्शन में आया कहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, अशोक के धर्मानुयायी का उद्देश्य सबसे पहले किसने किया था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, ये मैंने कई बार बता दिया है। अशोक के सबसे पहले अभिलेखों वगैरह को इसी ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। आगे देखिए, निम्न में से किसने पहली बार अशोक के अभिलेखों को स्पष्ट पढ़ा था, तो 1837 है कहीं, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आगे देखिए, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस महाराज ने अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था, तो ये 13वां अभिलेख बताता कलिंग के युद्ध के बारे में दर्ज। आगे देखिए, अशोक, ठीक है, एक सेकेंड। आगे देखिए, अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का राजा था तुर्मे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था, तो ये था उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत से संगत आचार की व्यवस्था। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये अशोक के अभिलेख से। फ्रेंड्स, आगे देखिए, अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था, तो ये था उपगुप्त। फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो ये था सुकास्क। ठीक है, यह था तुकास्क, तुसाक्स। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा तुसास्क। आगे देखिए, अशोक ने अपने किस राजकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो ये की थी 20वें साल। ठीक है, 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियासतों की घोषणा की थी, तो अशोक ने करों में रियासतों में कुछ घोषणा की थी, तो ये लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख में पता चलता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 193 नंबर क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, भारत में अशोक का शासनकाल था तो 273 से 232 ईसा पूर्व। आगे देखिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक निम्नलिखित में से सेवाएं ली थी, तो ये प्रादेशिक राजकों युक्त और उपरोक्त सभी आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 195 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये सावाजगढ़ी का जो अभिलेख वगैरह मिला है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो ये सावाजगढ़ी का अभिलेख है, तो ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ मिला है। ठीक है, इन सब की ट्रिक की वीडियो लगा रखी है। आगे देखिए, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में एक ग्राम में भू राजस्व के रियासत का उल्लेख है, तो ये है लुम्बिनी का अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए कैसे कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए अब सही दिखाई दे रहा हुआ दूसरा अभिलेख। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा अभिलेख क्या बताता है,
तो ये पुरुषों और पशुओं के कल्याण हेतु किए गए कुछ उपाय, ठीक है, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा। तो पाँचवा अभिलेख क्या बताता है, तो पाँचवा बताता है धर्म मात्र संस्था और व्याख्या करता है, ठीक है, यानी कि दूसरे का तीसरा। और तीसरा देखिए, ठीक है, यानी कि आठवां अभिलेख क्या बताता है, ठीक है, तो दूसरा अभिलेख ये देखिए सी, ठीक है, जो शिलालेख आठवां है, ठीक है, तो ये बताता है धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है, ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। अभिलेखनुमा, ठीक है ना, अभिलेखनुमा क्या बताता है, तो ये बताता है रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है, ठीक है, तो ये 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 3 2 1 ये इससे मिल जाएगा, और ये दूसरा इससे मिल जाएगा, ठीक है, और ये इससे, और ये पहले वाला इससे, ठीक है, 4 3 2 1 ये देख लीजिए, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है। आगे देखिए अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद उसका मन बदल गया था। आगे देखिए अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो ये है लागोरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, ठीक है। आगे देखिए एक सेकेंड, आगे देखिए, ठीक है, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे, तो ये बताइए बराबर के क्षेत्र के जो अभिलेख के दानों से कौन लाभान्वित हुआ था, तो ये हुए थे, बताइए ये बौद्ध हुए थे, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा के संतान है, तो ये था पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम, ठीक है, पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट में या फिर प्रथम में या कि पहले में, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अशोक ने किस अभिलेख में ये कहा कि पूरी जनता मेरी संतान है, तो ये था कलिंग अभिलेख 1, ठीक है, पृथक कलिंग अभिलेख 1। आगे देखिए ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। आगे देखिए अशोक के राजरोहण में किस वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध हुआ था, तो 8वें साल, ठीक है, 8वें साल बाद जब राजा बना था, तो 8वें साल कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे देखिए अशोक के शिलालेखों में सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, कई बार बता दिया। आगे देखिए वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि में पता चला है, ठीक है, तो वो था अनुराधापुर, ठीक है, अनुराधापुर में जो अशोक का अभिलेख मिला है तो वो ब्राह्मी लिपि में मिला है अनुराधापुर में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए सारनाथ स्तंभ का निर्माण तो अशोक ने कराया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अशोक के समकालीन सिंगल नरेश कहाँ का था, तो ये था श्रीलंका का, ठीक है, सिंगल नरेश श्रीलंका का था और इसका नाम था तिस, ठीक है। आगे देखिए अशोक का रुमंदेई स्तंभ किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जन्म से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालसी युद्ध, ठीक है, कालसी युद्ध है तो ये अशोक के शिलालेखों के कारण, ठीक है। कालसी प्रसिद्ध क्यों है, तो ये अशोक का शिलालेख मिला है इसके कारण यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है, कालसी। आगे देखिए अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कहा गया, तो यह अशोक का अभिलेख था 12वां, ठीक है। आगे देखिए गुर्जरा अभिलेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है कहाँ पर मिला है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों में की गई है, तो 4 लिपि में, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर अशोक का नाम प्राप्त होता है, तो ये मिलता है अशोक का निठुर अभिलेख, ठीक है, अशोक के निठुर अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ मिला है, ठीक है। आगे देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्या कहता है, कथन क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य के पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो पतन हो गया था तो अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है, अशोक धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और उसने अपनी सेना को विघटित कर दिया, ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए ये है आंसर। आगे देखिए 14वां नंबर क्या कहता है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये है केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ठीक है। जो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन ये है कि अशोक ने मतलब अपनी सेना को केंद्रीकृत एकाधिपत्य यानी कि सब कुछ इकट्ठा किया था, ठीक है, सब कुछ केंद्र में ही था, ज़्यादा कुछ बिखरा हुआ नहीं था, ठीक है, केंद्रीकृत एकाधिपत्य था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए 15वां नंबर कहता है देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी अशोक ने और दशरथ ने, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, ठीक है, ये देख लीजिए। 16वां नंबर कहता है किस अभिलेख में अशोक ने अल्प और व्यय तथा अल्प संग्रह और धम्म को अंग माना, तो ये 7वें अभिलेख में, ठीक है। अशोक के जितने अभिलेख हैं इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए टॉलमी, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस
जिसके साथ अशोक के राज्य नए संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये था मिस्र का। ठीक है। आगे देखिए, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो ये था एंटीगोन गोनटास। ठीक है, एंटीगोन गोनटास। आगे देखिए अशोक का। ठीक है, आगे देखिए अशोक का निम्न में से कौन सा अभिलेख एक कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व का प्रमाण प्रदर्शित करता है? तो ये था निंगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, आगे देखिए 220वां नंबर क्या कहता है? अपने अपने साम्राज्य में उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजा यागों के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो ये कहता है अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी। ठीक है, 221 नंबर देखिए। ठीक है, 221 में कहता है निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह राजधर्म कौन सा था? तो वो था ए फ्लीट। फ्लीट ने ऐसा कहा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ पूछा जा रहा है किसी एक इतिहासकार के अनुसार अशोक के शिलालेखों में जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह धर्म था, राजधर्म था। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था फ्लीट ने। ठीक है, आगे देखिए 222वां नंबर निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो ये मस्की का लघु अभिलेख। ठीक है, आगे देखिए अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये उस मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं किया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था? तो ये अशोक ने। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक का घमासान युद्ध हुआ था? तो ये बताइए कौन सा ट्रेंड, कौन सा स्रोत बताता है ऐसा? तो ऐसा बताता है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, दूसरा कौन सा था? अशोक का 13वां अभिलेख। ठीक है, जब भी मैंने बताया कि जहाँ भी कलिंग युद्ध की बात आएगी, ठीक है, कलिंग युद्ध की बात आएगी वहाँ अशोक का 13वां अभिलेख जरूर होगा। ठीक है, और ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। आगे देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? तो पाली भाषा थी, क्योंकि ये भाषा उस टाइम लोगों को खूब समझ आती थी। आगे देखिए अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त किए जाते थे? कुमार तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में। ठीक है, जो कुमार थे तो वो तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में नियुक्त किए जाते थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यमन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो ये 13वां अभिलेख में। ठीक है, आगे देखिए अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ का फलक पर प्रदर्शित। ठीक है, देखिए कहाँ थे हम? ब्रेक के बाद स्वागत है। यहाँ थे ना, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पर फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसके जो तो बताइए सारनाथ स्तंभ में कौन कौन से पशु थे? तो ये असव, सिंह और हाथी और वृष। ठीक है, ये 4 थे। आगे देखिए अशोक के किस अभिलेख में चोल, पांडे, केरलपुत्र और सतीपुत्र के पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित करता है? तो ये 13वां शिलालेख करता है। ठीक है, आगे देखिए वह कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने से पहले अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ये बताइए कौन था? तो ये था अशोक। ठीक है, अशोक अपने 99 भाइयों को मार कर गद्दी पर बैठा था। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो ये थी कारूबाकी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय भोज परिषद का संरक्षण किया गया था? तो ये था अशोक। ठीक है, इनकी ट्रिक बता रखी है, राबा पाकू। ठीक है, आका। ठीक है, जो तृतीय भोज समिति का अध्यक्ष कौन था या संरक्षण प्रदान किया था? तो अशोक ने प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना है, क्या पूछ रहा है ये? यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और आर क्या कहता है? कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों पर नियंत्रित करता था। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था और कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करता था। ऑप्शन नंबर बी, ए, आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, ये देख लीजिए, स्पष्टीकरण भी हो रहा है। 37 नंबर क्या कहता है? अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो ये अर्धमागधी। ठीक है,
आगे देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा सही से फ्रेंड्स। यहाँ पूछ रहा तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था, तो बताइए वो कौन कौन से स्थानों पर गए थे फ्रेंड। तो बताइए अशोक कहाँ कहाँ गया था। तो अशोक गया था गया, फ्रेंड, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड, वो इन जगह पर गया था, देख लीजिए फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेखित करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। तो ये कल्याण की थी राज तरंगिणी। फ्रेंड कई बार पूछ लेता है ये कि राज तरंगिणी में किसका इतिहास है, तो कश्मीर का इतिहास वर्णन किया गया है इसमें। फ्रेंड्स आगे देखिए, अशोक का दासद अभिलेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। तो ये करता है सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि फ्रेंड्स और धार्मिक उदारता का। फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए 241 नंबर। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन किस में एक खाद्यान्न को देश का संकट काल के उपयोग में हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं। तो शाही आदेश दिए गए थे सैगोरा के ताम्रपत्र में। फ्रेंड्स आगे देखिए, फ्रेंड्स अशोक, फ्रेंड्स अब सही दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स अब देखिए, अशोक के जो प्रमुख अभिलेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, तो उसमें क्या सम्मिलित है। तो उसमें दूसरा और 13वां अभिलेख सम्मिलित है, ये हमें बताते हैं संगम के राज्य के बारे में। फ्रेंड्स कथन कारण वाला देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। 43 नंबर क्या कहता है, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। फ्रेंड्स ये सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, यानी कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं बी फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है फ्रेंड्स, यानी कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, तो ये केवल ब्राही में फ्रेंड्स। अशोक के स्तंभ अभिलेख मिले हैं तो ब्राही लिपि में लिखे हुए मिले हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक व्यक्तिगत नाम से उल्लेखित होता है। तो मस्की अभिलेख फ्रेंड्स, मस्की अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो ये स्तंभ संरचना के भाग हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया फिर फ्रेंड्स। देखिए कथन क्या कहता है, फाहियान ने उल्लेख किया है कि भारत में कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। तो ये सही है। आगे देखिए, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था फ्रेंड्स। ये अशोक के युग का शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो ये भी सही है और व्याख्या भी हो रही है फ्रेंड्स। तो होना चाहिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। ये देख एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ क्या कह रहा है फ्रेंड्स, दोनों सही है फ्रेंड्स, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही क्योंकि ऊपर फाहियान की बात हो रही है, मांस की बात हो रही है फ्रेंड्स, और यहाँ हो रही है अशोक की बात और शाकाहार की बात फ्रेंड्स। तो ये सही है फ्रेंड्स, ऊपर फाहियान की बात हो रही है, नीचे अशोक की बात, तो स्पष्टीकरण नहीं है। बाकी आंसर फ्रेंड्स, आंसर देख लीजिए, ए आर दोनों सही है पर आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख किस भाषा में है। तो ये अरामाइक और ग्रीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे। तो प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि उसने धार्मिक विचार, साम्राज्य का विस्तार और प्रशासनिक नीति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 51 नंबर क्या कहता है, अशोक के बाद देवनाम प्रिय की उपाधि तो ये दशरथ को मिली थी फ्रेंड्स, कई बार बता दिया। आगे देखिए, अशोक ने अपने शिलालेखों में समानता किस नाम का उल्लेख हुआ है। तो प्रियदर्शी फ्रेंड्स, प्रियदर्शी इसका नाम मिला है, अभिलेखों में लिखा हुआ है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये ब्राहु अभिलेख फ्रेंड्स। आगे देखिए, अशोक के समकालीन मिस्र के राजा कौन थे। तो ये थे टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रमाणित होता है कि मौर्य ने जल संसाधन के विकास में अपर्याप्त ध्यान दिया था। तो ये रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, तो इसमें मौर्यों के जल
पर ध्यान देने के बारे में बताया गया। आगे देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है, आगे देखिए, अशोक के समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा किसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है एंटियोकोकस द्वितीय थियोस के अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है चोल, सत्यपुत्र, चेर और पांडे। ठीक है, इन चारों का उल्लेख मिला है अशोक के शिलालेखों में। आगे देखिए, 59 नंबर क्या कहता है? ठीक है, अशोक ने बुद्ध होते हुए भी सभी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। तो इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो ये कामरूप। ठीक है, कामरूप ये असम का पुराना नाम है, याद रखना, कई बार पूछ लेता ग्रुप CD एग्जाम में। आगे देखिए, अशोक के स्तंभ लेख में शीर्ष पर उत्कीर्ण क्या मिलता है? तो ये सिंह, असभ, हाथी और बैल। ठीक है, अशोक का जो स्तंभ लेख है तो उसमें शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलते हैं हाथी, घोड़ा, पालकी और बैल भी था इसमें। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यहाँ पर राजा और उनके राज्य से मिलान करना है। तो चलिए देखिए, जो सीरिया का राजा था ये था अंतियोक का, यानी कि पहले का बी। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, मिस्र का राजा था तो ये टोलमी सेकंड था। आगे देखिए, मैसेडोनिया का था तो ये था एंटीगोनस। और कोरिंथ, ठीक है, कोरिंथ का था तो ये था, एक सेकंड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सीरिया का राजा था अंतोक। ठीक है, ये बी से मिलेगा। ठीक है, बी। मिस्र का राजा था टोलमी। ठीक है, तो दूसरे का ए। ठीक है, मैसेडोनिया का था एंटीगोनस, यानी कि सी का सी। और कोरिंथ का था अंतिकिन। ठीक है, डी का डी। बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बी ए सी डी, ये देख लीजिए, बी ए सी डी। ठीक है, आगे देखिए, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ये कर्नाटक शामिल नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना या दुर्बल होना। ठीक है, आगे देखिए, 65 नंबर क्या कहता है? अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ फ्रेंडशिप की थी? तो ये 13वां अभिलेख बताता है। ठीक है, आगे देखिए, 66वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख से भारतवर्ष में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? खारवेल का हाथी गुफा का अभिलेख। ठीक है, इसमें भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो ये संप्रीति। ठीक है, ये जैन था पर ये मौर्य शासक था। आगे देखिए, किस राजवंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी? तो मौर्य वंश के बाद आ गया था शुंग वंश। ठीक है, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 269 नंबर। तो ये देखिए क्या कहता है, प्रारंभ के ऐतिहासिक काल में नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थापित था? तो ये था उड़ीसा में। ठीक है, शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ता था? तो ये उड़ीसा में पड़ता था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारा पार्ट नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 7 था जिसमें हमने 269 क्वेश्चन देखे जो एकदम डीप लेवल के थे। ठीक है, हर एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति है। ठीक है, खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं अशोक से और मौर्य काल से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए, ये पहले क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर ऐसी वीडियो देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा, पार्ट 8 में हम देखेंगे उत्तर मौर्य काल को। ठीक है, पार्ट 8 में देखेंगे उत्तर मौर्य काल को। ठीक है, जो कि आपको आई थिंक आज शाम को रात तक मिल जाएगा। ठीक है, रात को नहीं तो कल मॉर्निंग में पक्का मिल जाएगा इसका पार्ट नंबर 8। ठीक है, उसमें हम देखेंगे उत्तर मौर्य काल को, लेकिन इसमें हमने देखा था सिर्फ मौर्य काल को। ठीक है, तो आने जो वाला पार्ट है 8, ठीक है, उसमें हम देखेंगे उत्तर मौर्य काल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।